नमस्कार। आज बात करते हैं भारत सरकार के उस पावर सेंटर की, यानी प्रधानमंत्री और उनकी टीम, मंत्री परिषद। आखिर ये देश का असली इंजन चलता कैसे है? चलिए इसे समझते हैं। तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल है जो अक्सर लोगों के मन में आता है कि भारत सरकार को असल में चलाता कौन है, हमारे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? देखिए, ये सवाल जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही गहरा है और हमारी पूरी पॉलिटिकल सिस्टम की नींव इसी पर टिकी है। और इस सवाल का जवाब छिपा है हमारी सरकार के डिजाइन में, मतलब हमारे ब्लूप्रिंट में। भारत की जो संसदीय प्रणाली है वही वो असली इंजन है जो देश को चलाता है। तो फिर देर किस बात की? आइए इस इंजन के अंदर झांक कर देखते हैं कि भाई असली पावर आती कहाँ से है। देखिए, हमारे सिस्टम में ना दो तरह के हेड होते हैं। एक तरफ है राष्ट्रपति, जो है राष्ट्र के प्रमुख, यानी हेड ऑफ द स्टेट। ये एक संकेतिक, मतलब एक नॉमिनल रोल है। और दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री, जो है सरकार के प्रमुख, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। असली एग्जीक्यूटिव पावर इनके ही हाथ में होती है। और बस यही फर्क है जो सब कुछ तय कर देता है। तो अब ये तो बिल्कुल साफ हो गया कि असली बॉस तो प्रधानमंत्री ही हैं। अच्छा, उनके लिए ना एक बहुत मशहूर कहावत इस्तेमाल होती है, कैबिनेट रूपी मेहराब का मुख्य पत्थर या कीस्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्च। सुनने में तो बड़ा भारी लगता है ना, पर इसका मतलब क्या है? चलिए समझते हैं। ये वाकई एक कमाल की उपमा है। सोचिए, एक मेहराब या आर्च कैसे बनता है? उसमें एक पत्थर बीच में होता है जो पूरे स्ट्रक्चर को गिरने से बचाता है। बिल्कुल वैसे ही प्रधानमंत्री अपनी पूरी सरकार को एक साथ जोड़कर रखते हैं। वही पूरी टीम को लीड करते हैं, उसे एक दिशा देते हैं। अगर वो कीस्टोन ना हो तो पूरी सरकारी मशीनरी बिखर सकती है। तो सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ये सब करते कैसे हैं? उनकी शक्तियां बहुत बड़ी हैं। सबसे पहले तो वही राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि किसे मंत्री बनाना है। फिर उन मंत्रियों के बीच मंत्रालय कौन बांटेगा? प्रधानमंत्री। कैबिनेट की सबसे जरूरी मीटिंग्स को कौन हेड करेगा? प्रधानमंत्री। और तो और राष्ट्रपति और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच कम्युनिकेशन का जो मेन चैनल है वो भी प्रधानमंत्री ही है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि सरकार का हर बड़ा फैसला उनके टेबल से होकर ही जाता है। लेकिन जाहिर है प्रधानमंत्री ये सारा काम अकेले तो नहीं कर सकते। उनके साथ काम करने के लिए मंत्रियों की एक पूरी की पूरी टीम होती है। इसी टीम को हम सब मिलाकर कहते हैं मंत्री परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो चलिए अब इस टीम के स्ट्रक्चर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये पूरी टीम जो है ना, एक पिरामिड की तरह है। सबसे टॉप पर होते हैं कैबिनेट मंत्री। ये सबसे सीनियर होते हैं और देश के सबसे जरूरी मंत्रालय जैसे कि वित्त, रक्षा, गृह, ये सब संभालते हैं। असल में देश की सारी पॉलिसीज यही बनाते हैं। फिर इनके नीचे आते हैं राज्य मंत्री। अब इनको या तो किसी मंत्रालय का इंडिपेंडेंट चार्ज मिल सकता है या फिर ये कैबिनेट मंत्री को असिस्ट करते हैं। और फिर सबसे आखिर में आते हैं उपमंत्री, जिनका काम होता है इन दोनों की मदद करना, खासकर एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात आती है। क्या सरकार जितने चाहे उतने मंत्री बना सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा संविधान इस पर एक लिमिट लगाता है। रूल ये है कि मंत्रियों की कुल संख्या, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। ये नियम इसलिए बनाया गया ताकि सरकारें बहुत ज्यादा बड़ी और खर्चीली न हो जाएं। तो ठीक है, टीम तो बन गई, पर ये पूरी टीम एक होकर काम कैसे करती है? इसका राज छिपा है एक बहुत ही अहम सिद्धांत में, जिसे कहते हैं सामूहिक जिम्मेदारी या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इसे वो गोंद समझ सकते हैं जो पूरी सरकार को एक यूनिट बनाकर रखती है। और इस सिद्धांत को समझाने के लिए एक लाइन काफी है कि सभी मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ ही डूबते हैं। मतलब बिल्कुल साफ है, सरकार का कोई भी फैसला हो, अच्छा हो या बुरा, उसकी जिम्मेदारी पूरी टीम की है, सबकी है। कोई मंत्री ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकता कि अरे ये तो मेरे मंत्रालय का काम ही नहीं था। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये बाकायदा एक संवैधानिक नियम है। पूरी की पूरी मंत्री परिषद कलेक्टिवली, यानी सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। और लोकसभा कौन है? वो है जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर लोकसभा में किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो एक मंत्री नहीं बल्कि पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ये दिखाता है कि डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी कितनी जरूरी है। तो अभी तक हमने देखा कि प्रधानमंत्री और उनकी टीम के पास कितनी ज्यादा पावर है। तो क्या इसका मतलब है कि ये पावर अनलिमिटेड है? क्या वो जो चाहें कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
और यहीं पर हमारे लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत चीज काम करती है, जिसे कहते हैं शक्ति और संतुलन या चेक्स एंड बैलेंसेस। ये जो कार्यपालिका है यानी प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल, इनकी पावर को कंट्रोल करती है हमारी संसद। कैसे? संसद में डिबेट्स होती हैं, मंत्रियों से तीखे सवाल पूछे जाते हैं, नए कानूनों पर बहस होती है। इन सब तरीकों से लेजिस्लेचर यानी विधायिका ये पक्का करती है कि सरकार अपनी लिमिट्स क्रॉस ना करे। यही तो लोकतंत्र का बैलेंस है। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आके रुकता है कि प्रधानमंत्री और उनकी टीम की पावर पर आखिरी चेक, अल्टीमेट कंट्रोल किसका है? क्या सिर्फ संसद का, या फिर एक लोकतंत्र में असली और अंतिम कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है? जरा सोचिए।